पड़ोसी देश नेपाल में अराजकता का माहौल है। सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुए जनजी आंदोलन ने सरकार को खदेड़ दिया है। संसद भवन के साथ पीएम, राष्ट्रपति और गृह मंत्री के आवास में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। युवाओं में जबरदस्त आक्रोश को देखते हुए प्रधानमंत्री के शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद सेना का एक हेलीकॉप्टर उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले गया है। नेपाल के इस हालात ने बीते साल बांग्लादेश में हुए तख्तापलट की याद दिला दी, जब शेख हसीना को हेलीकॉप्टर से भागना पड़ा था। इससे पहले साल 2022 में श्रीलंका में भी ऐसे ही तख्तापलट हुआ था। इन दोनों देशों में सरकार के खिलाफ युवाओं ने मोर्चा संभाला था और फिर इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आनन फानन में देश छोड़कर भागना पड़ा। और अब नेपाल में भी ऐसा ही होता दिख रहा है। तीनों देशों में देश की मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकने का एक ही पैटर्न दिखता है। सबसे पहले बात नेपाल की करते हैं। 4 सितंबर को नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगाने का आदेश दिया। इसके बाद हामी नेपाल नाम का एनजीओ चलाने वाले सुदन गुरुंग ने इंस्टाग्राम पर युवाओं से स्कूल यूनिफॉर्म और स्कूली बैग लेकर सड़क पर उतरने को कहा। 8 सितंबर को नेपाल की संसद के सामने प्रोटेस्ट शुरू हुआ। केपी ओली सरकार ने प्रोटेस्ट दबाने के लिए गोली चलवा दी, जिसमें अब तक 22 लोग मारे गए, जबकि 400 से ज्यादा घायल हो गए। बच्चों पर गोली चलवाने की खबर फैलते ही आंदोलन बेहद हिंसक हो गया। ये आंदोलन अब तक शांत नहीं हुआ है। हालांकि इस आंदोलन के पीछे का कारण सिर्फ सोशल मीडिया बैन नहीं है। नेपाल में रहे भारत के पूर्व राजदूत रंजीत रे ने आंदोलन की असल वजह भी बताई। जो बच्चों को मारा, तो मुझे लगता है उससे इतना ज्यादा आक्रोश हुआ है नेपाल की जनता में, इसीलिए ये परिस्थिति हुई है। और ये मैं नेपाल की लीडरशिप क्या नेपाल की लीडरशिप पहचान नहीं पाई गुस्से को? मुझे यही लगता है कि वो अंडर एस्टिमेट, उनको लगा कि हमारी तो देखिए बहुत बड़ा कोalition है, दोनों बड़ी पार्टी इकट्ठे हो गई थी पार्लियामेंट में, तो पूरा हम कंट्रोल करते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो उन्होंने ये अंडर एस्टिमेट किया कि जनता में आक्रोश कितना है। और आक्रोश केवल सोशल मीडिया की वजह से नहीं था, आक्रोश इसलिए भी है कि इतना वहां करप्शन है और जो पॉलिटिकल लीडरशिप में करप्शन इतना है और उस करप्शन की कोई सजा नहीं मिल रही है। कुछ लोगों का ये भी ख्याल था कि दोनों बड़ी पार्टीज जो हैं इकट्ठी हुई हैं ताकि जो करप्शन के चार्जेस हैं इनके लीडर्स के खिलाफ उनको दबाया जा सके। और दूसरा ये भी था कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके बच्चे जो हैं वो लोग सोशल मीडिया में बड़ा एक्टिव थे, अपनी लाइफस्टाइल दिखाते थे कि इतनी लग्जरी की लाइफ है हमारी, और आम जनता जो थी जो इतनी मेहनत और परिश्रम से अपनी रोजी रोटी कमा रही थी, वो लोग बहुत नाराज थे इससे। तो इस तरह की चीजों से भी आक्रोश जो है बहुत बढ़ा नेपाल में, और ये जो है नेपाल की लीडरशिप बिल्कुल अंडर एस्टिमेट कर गई। ये और आपको कभी लगता था कि इस तरह से कुछ हो सकता है नेपाल में? देखिए, मुझे हमेशा, जब मैं कुछ महीने पहले नेपाल गया था, सब लोग मेरे से पूछ रहे थे, नेपाली मेरे दोस्त जर्नलिस्ट भी, वो मेरे से ये पूछते थे कि नेपाल में आपको लगता है बांग्लादेश जैसी स्थिति हो सकती है? अब देखिए आज हो गई वो स्थिति। बता दें कि इससे पहले बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार ने आंदोलनकारियों से सख्ती से निपटने की कोशिश की थी, लेकिन इससे युवाओं का आक्रोश और बढ़ गया। आंदोलन ने शेख हसीना की सरकार का तख्तापलट कर दिया और एक अंतरिम सरकार बनी। दरअसल साल 2024 में बांग्लादेश में छात्रों ने आंदोलन शुरू किया था। ये आंदोलन सरकारी नौकरियों में कोटा सुधार की मांग को लेकर था, लेकिन ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। आंदोलन की शुरुआत 5 जून 2024 को हुई। बांग्लादेश हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरियों में 30% कोटा प्रणाली को फिर से लागू करने का आदेश दिया। छात्रों और नौकरी चाहने वालों ने इसका विरोध किया और 1 जुलाई से स्टूडेंट्स ने स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी एसएडी के बैनर तले देश भर में प्रदर्शन शुरू किए। यूनिवर्सिटी और कॉलेजों से शुरू हुआ आंदोलन देश के कोने कोने में पहुंच गया और विपक्षी दल भी सड़कों पर उतर आए। 20 जुलाई को पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। झड़प में 560 लोगों की मौत हुई और 2000 से ज्यादा लोग घायल हुए। 4 अगस्त को हिंसा चरम पर पहुंची और ढाका में 95 लोग और मारे गए, जिनमें 14 पुलिसकर्मी शामिल थे। इसके बाद 5 अगस्त को शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और भारत भाग गईं। इससे उनका लगातार 15 साल से चला आ रहा शासन और 5वां कार्यकाल अचानक समाप्त हो गया। अब बात श्रीलंका की करते हैं। साल 2022 में श्रीलंका में हुए आम लोगों के आंदोलन ने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और उनके परिवार की सत्ता का तख्तापलट कर दिया था। इस आंदोलन को अरागलिया कहा गया।
दरअसल राजपक्षे परिवार राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और उनके भाई प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने बड़े पैमाने पर विदेशी कर्ज लिया, जिसका इस्तेमाल आलीशान इमारतें बनाने और भ्रष्टाचार में हुआ। साल 2022 तक टैक्स कटौती, टूरिज्म इनकम कम होने से श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार शून्य हो गया। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक करीब 28% आबादी यानी करीब 63 लाख लोग खाने की कमी से जूझ रहे थे। 13 घंटे तक बिजली कटौती और 34% तक महंगाई बढ़ गई। इससे आम लोग सड़क पर उतरने को मजबूर हो गए। 31 मार्च 2022 को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में गोटाबाया राजपक्षे के निजी आवास के बाहर प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति से इस्तीफे की मांग की। 9 अप्रैल को सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया। 1 महीने बाद 9 मई को महिंद्रा राजपक्षे के समर्थकों ने प्रदर्शनकारियों पर हमला किया, जिससे देशव्यापी हिंसा भड़क उठी। 8 लोग मारे गए और 200 से ज्यादा घायल हुए। राजपक्षे ने पीएम पद से इस्तीफा दिया और रानिल विक्रमसिंघे को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ये नियुक्ति विवादास्पद थी क्योंकि विक्रमसिंघे को राजपक्षे परिवार का समर्थक माना जाता था। 9 जुलाई को हजारों प्रदर्शनकारियों ने कोलंबो में राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास पर धावा बोला। गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़कर मालदीव भाग गए और प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन में घुस गए। 14 जुलाई को गोटाबाया ने सिंगापुर से ईमेल के जरिए इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 20 जुलाई को संसद ने विक्रमसिंघे को नया राष्ट्रपति चुना, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने नई संसदीय चुनावों और कार्यकारी राष्ट्रपति सिस्टम खत्म करने की मांग की। हालांकि अगस्त तक प्रदर्शन कमजोर पड़ गए। 21 सितंबर को राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी यानी एनपीपी नेता अनुरा कुमारा दिसानायके को राष्ट्रपति चुन लिया गया। वैसे तो इन आंदोलनों को युवाओं का आंदोलन कहा जाता रहा है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स पर करीबी नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स इन तख्ता पलट में विदेशी ताकतों के शामिल होने से इनकार नहीं करते। बांग्लादेश के तख्ता पलट में भी अमेरिकी डीप स्टेट का हाथ होने की बात कही जाती है और अब नेपाल को लेकर भी ऐसे ही चर्चा है। कहा जा रहा है कि विदेशी ताकतों ने आंदोलन को बल दिया है। दरअसल चीन के करीबी और भारत के विरोधी माने जाने वाले नेपाल के केपी ओली एससीओ समिट में शामिल होने के लिए चीन गए थे। 5 ही दिन बाद यानी 4 सितंबर को ओली ने फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स जैसे 26 अमेरिकी बेस्ड सोशल मीडिया कंपनियों पर बैन का ऐलान कर दिया। नेपाल सरकार का कहना था कि इन कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन की शर्तें नहीं पूरी की, जबकि टिकटॉक जैसी कई चीनी ऐप्स पर कोई बैन नहीं लगाया गया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि ओली ने चीन के समर्थन में अमेरिका का विरोध करने के लिए इन कंपनियों पर बैन लगाया। जब नेपाल के युवा इस बैन के विरोध में खड़े हुए तो इसे अमेरिकी लॉबी से सपोर्ट मिला। खैर, हम उम्मीद करते हैं कि नेपाल के हालात जल्द सामान्य हो जाएं, वहां एक स्थिर सरकार बने जो वहां के सभी वर्गों का ध्यान रखे। इस वीडियो पे आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस तरह के और भी वीडियोस के लिए टाइम्स नाउ ऑफ भारत चैनल के साथ बने रहें। शुक्रिया।